रेडिएशन में हीट कैसे ट्रांसफर होती है? रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हो? जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऐसी वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत सारी होती है, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट और ये विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। करेक्ट? ऑल द वेव्स दैट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या रेडिएशन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, सो दे कैन पास थ्रू एनी मीडियम। और ड्यूरिंग द रेडिएशन जब हीट ट्रांसफर होती है तो जो बीच का मीडियम है वो हीट अप नहीं होता, जो बीच का मीडियम है वो हीट अप नहीं होता। क्या सोर्स से रिसीवर तक डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है। ओके, सोर्स से सीधा रिसीवर पे हीट ट्रांसफर होती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। एक होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सुने? व्हाट इज दैट? जो सारी तरह की रेडिएशंस एमिट और राइट, एब्जॉर्ब कर सके, जो सब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देगी। राइट, सो रेडिएशन इज द प्रोसेस of heat transfer without heating the medium through which radiation pass. It is fastest process ठीक है, through electromagnetic waves which travel with speed 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. रेडिएशन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? रेडिएशन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस? इंडक्शन एक अलग प्रोसेस है और रेडिएशन एक अलग प्रॉपर्टी है। रेडिएशन एक अलग प्रोसेस लगा लो, ठीक है? राइट, ये समझ में आया? जब हम किसी चीज को हीट अप करते हैं तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होती है और वो वेव्स ट्रैवल करती है, एंड दोज वेव ट्रैवल्स अप टू इंफिनिटी। लाइक हम सन से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, बीच में वैक्यूम आता है, सो दैट इज थ्रू विच प्रोसेस? थ्रू रेडिएशन प्रोसेस। सो सन इज द सोर्स एंड अर्थ इज रिसीवर। राइट, तो ये बहुत फास्टेस्ट प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल होता है। मून पे डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, डेज आर वेरी हॉट, नाइट्स आर वेरी कोल्ड, बट एट द अर्थ इट इज नॉट लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज द एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट सम ऑफ द रेडिएशन अलाउ इन, ठीक है, जो डेंजरस रेडिएशंस है दोज डू नॉट अलाउड। कौन सी होती है डेंजरस रेडिएशन? यूवी एंड अबव, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, एंड देन आ जाती है तो हमारा एनवायरमेंट कुछ रेडिएशन को वापस नहीं जाने देता। कौन से रेडिएशन को? इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो सारे रेडिएशन आए जिसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन को उसने रख लिया और बाकी उसने पास कर दिया, तो अब वो ट्रैप हो गया, जिसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो रेडिएशन ट्रैप हो गए और इससे क्या हो गया? अर्थ एक वार्म रहता है। अब मून भी क्योंकि एटमॉस्फेयर है नहीं, तो ऑल टाइप ऑफ रेज कम, ठीक है, एंड ऑल टाइप ऑफ रेज गोज बैक। तो
हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दो, राइट? तो देन व्हाट हैपेंस, ऑल रेज केम एंड टेम्परेचर एकदम से बहुत राइज हो जाएगा. फिर जब तक सन है तब तक रेज आ रही है. व्हेन द सन इज नॉट देयर देन व्हाट हैपन, इट विल एमिट रेडिएशन. सो दो फिनोमेना होते हैं रेडिएशन में. उधर की जला दे. अकॉर्डिंगली दो फिनोमेना हुए हर एक बॉडी के साथ, एक एब्जॉर्ब करने वाला और एक एमिट करने वाला, राइट? हर एक बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएशन एमिट भी करती है, और ये प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस है. ठीक है? इंटरेस्टिंग? नहीं. पहली चीज, रेडिएशन होता क्यों है? दैट इज बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, और हर एक बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं. तो हर एक बॉडी रेडिएट कर रही होती है. वो साथ साथ सराउंडिंग से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही होती है और साथ साथ रेडिएशन एमिट भी करती है, राइट? यू नो हाउ द नाइट विजन डिवाइसेस वर्क? नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड कैमरा, है ना? इंफ्रारेड से होती है. एक तो नॉर्मल कैमरा होता है दैट वर्क ऑन विजिबल लाइट, और इंफ्रारेड कैमरा वर्क करता है इंफ्रारेड से वेव से. इंफ्रारेड वेव कौन सी है? जो हीट वेव हमारी बॉडी एमिट करती है. तो जितनी भी नाइट विजन डिवाइसेस है वो आइडेंटिफाई करती है बाय द रेडिएशन ऑफ एवरीबॉडी. एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट. ठीक है? तो हमने अगर वो नाइट विजन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, शायद चाहे वो हमने चश्मा लगा रखा है, चाहे हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी, तो अगर कोई भी एक पत्थर पड़ा है, राइट, तो इट विल रेडिएट, और इसका हर एक पार्ट रेडिएट करेगा. तो इसके हर एक पोर्शन से रेडिएशन निकलेंगे एंड दैट विल पास थ्रू द कैमरा. सो एक इमेज कैप्चर हो जाएगी. यू वॉन्ट बी एबल टू सी द एक्चुअल कलर ऑफ दैट. कलर्स हमेशा दिखाई देते हैं विजिबल लाइट में. कलर्स मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ विजिबल लाइट. तो यहाँ पे विजिबल लाइट नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट हीट दे रहा है, ये जो रेडिएशन दे रहा है, उसको कैमरा कैप्चर कर रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली वो एक इमेज फॉर्म कर रहा है, राइट? समटाइम नाइट विजन डिवाइसेस ब्लैक एंड वाइट होती हैं एंड समटाइम्स दे आर कलर्ड. ठीक है? डिफरेंट कलर्स, different color for different object. Like for the stone you will have different color, for the trees you will have different color, for humans it will be different color, right? क्यों? क्योंकि सबके रेडिएशन अलग अलग कैटेगरी में आते हैं. रेडिएशन में जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. यू नो व्हाट इज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी? तो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और एक और चीज़ होती है इंटेंसिटी. उसकी रेडिएशन होता है. इंटेंसिटी इज व्हाट? लाइक द लाइट. Earlier you were getting more intensity of light, now you are getting less intensity of light. एक लाइट और जला देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है? इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया. सो दैट विल इंक्रीज, राइट? इतनी कहानी समझ में आई? ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स except 0 Kelvin. All bodies at all temperature except 0 Kelvin emit radiation and simultaneously absorb radiation from surrounding. And simultaneously absorb radiation from surrounding. ये टू वे प्रोसेस होता है, कभी भी वन में नहीं होता. ठीक है? अब ऑब्जेक्ट गर्म होगा या ठंडा होगा, ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है. मान लो समर में बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सी और हमारा कितना होता है
0? वो तो फ़ारेनहाइट होते हैं। 33 पॉइंट समथिंग, 37 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा नहीं हो गया? 33 पॉइंट समथिंग होता है। 28 पॉइंट पता याद नहीं आ अरे रहा। गूगल कर लो। हर चीज़ में गूगल कर लो, खुद कुछ मत याद कर लेना तुम लोग। कैलकुलेटर में -9.5 है 3 हाँ -22 अबे Fahrenheit से क्या है? 33.33 ये ह्यूमन टेम्परेचर है, राइट? तो नाउ जो ह्यूमन है वो 33 डिग्री सी के हिसाब से रेडिएशन देंगे। 33 सी के हिसाब से इन्होंने एमिट किया और 45 डिग्री से ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो व्हाट विल बी देयर? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, एमिशन कम, तो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज व्हाट हैपन इन समर। इन विंटर और ये बाहर 12 डिग्री सी, देन ज़्यादा देंगे लेंगे कम तो टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ पे इसलिए गर्मी लगती है, यहाँ पे ठंडी लगती है, ठीक है? अब एक चीज़ बताओ, जब 33 डिग्री सी ह्यूमन टेम्परेचर होता है नॉर्मल, तो तुमको AC 18 पे क्यों चाहिए होता है? तुमको AC 18 पे क्यों चाहिए होता है? ज़्यादा एमिट कर रहे हो। नहीं, मजे लेने के लिए, मजे लेने के लिए। ये हमारी जो वैसे स्किन है वो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो हम इतना ज़्यादा वो रेडिएट नहीं करते और वो इतनी तेज़ी से गेन भी नहीं करती है हीट को, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखना होता है, राइट? दैट्स व्हाई व्हाट वी से कि 23 डिग्री सी ऑफ द AC टेम्परेचर इज फाइन, ठीक है? 23 मतलब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, 24 25 इज गुड, राइट? तो उससे क्या है कि बॉडी और सिस्टम के बीच में जो सराउंडिंग है उसके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। तो जो हम हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं रेगुलरली, वो हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है? वो हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रहेगा, राइट? इसलिए थोड़े कम टेम्परेचर पे हम कंफर्टेबल होते हैं, राइट? थोड़ा कम हो जाता है टेम्परेचर तो कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा होता है तो नॉन कंफर्टेबल। तो बेसिकली साथ साथ एब्जॉर्ब करती है और साथ साथ एमिट करती है। अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एमिशन ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट? छाप लिया ना? नाउ परफेक्टली ब्लैक बॉडी is a body that absorb all the radiations incident on it, जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरते हैं वो उसको सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है? प्रैक्टिकली परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली परफेक्टली ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है, राइट? क्या जी? 96 to 98%. An artificial black body is able to absorb around
98% ऑफ रेडिएशन। तो हम यही बोलेंगे ऑलमोस्ट सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए, राइट? हो गया? ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी कैसी होती है? बनाई थी कि हो जाए। टिन में एक हल्का सा एक ऐसे एक स्फीयर लिया, इसमें एक छोटा सा होल किया और अंदर पूरा ब्लैक कोटिंग कर दिया, अंदर पूरा ब्लैक कोटिंग कर दिया। इट इज ए पिन होल काइंड ऑफ थिंग, बहुत छोटा होल होता है। यहाँ पे इसके ठीक सामने एक ऐसे ट्रायंगुलर शेप ऑब्स्टेकल फिट किया, जिससे रेस ना आके रिफ्लेक्ट होके वापस ना चली जाए। तो यहाँ पे आएंगी, ऐसे टकराई यहाँ पे कार्बन ब्लैक की कोटिंग है। कार्बन ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर, राइट? और फिर ये लाइट रे ऐसे, और फिर हर बार ये एब्जॉर्ब होती जाएगी, राइट, दिस वे। एंड फाइनली नहीं, इट इज ये ट्रैप होती है। जो ब्लैक होल्स है वहां पे भी क्या है? ब्लैक होल पे क्या है? तुम गए नहीं कभी? जो ट्रैप है। हाँ, तुम गए नहीं कभी? नहीं सर, जाना भी मत, मैं भी नहीं गया कभी, ठीक है? ब्लैक होल्स वही है जहाँ पे लाइट जाके ट्रैप हो जाती है, राइट? लाइट ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं आ पाती। ओके, पता नहीं भाई, मेरी एस्ट्रोनॉमिकल थोड़ी क्या कहते हैं नॉलेज बहुत वीक है। नॉलेज ही नहीं है सर। तो और प्लान अच्छा होता तो सेक्रेटरी सेट कर लेता। कल मैं वो सुन रहा था रेडियो पे, एक क्विज आ रही थी, ठीक है? एक क्विज आ रही थी, और जो भी क्वेश्चन पूछे मेरे को उसका जवाब ही नहीं मालूम था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है? देखो, एक जनरल रूल है, जो बॉडी जो एब्जॉर्ब कर सकती है वही वो एमिट कर सकती है। ब्लैक बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ब्लैक बॉडी सब कुछ एमिट भी कर सकती है। लाइक एक ब्लू ऑब्जेक्ट को लो, ब्लू ऑब्जेक्ट ब्लू क्यों है? वो ब्लू एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब देता है। वो ब्लू बॉडी ब्लू इसलिए होती है क्योंकि जब उसके ऊपर वाइट लाइट गिरती है उसमें से वो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट, उस कलर का वो कलर होता है ऑब्जेक्ट का, राइट? लाइक अब अगर हम ब्लू ऑब्जेक्ट को रेड लाइट में जाके देखेंगे तो वो ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लू ऑब्जेक्ट है वो सब कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हमने रेड लाइट दी तो ब्लू तो दिया ही नहीं, तो ब्लू रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा वो, तो रेड लाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो हमें तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए कलर्ड लाइट में कलर्स चेंज हो जाते हैं। व्हाइट लाइट में कलर डिफरेंट होते हैं और कलर्ड लाइट में कलर डिफरेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि कलर्ड लाइट मीन्स सम ऑफ द कलर्स आर मिसिंग, व्हाइट लाइट मीन्स ऑल द कलर्स आर देयर, ठीक है? तो एनीवे जो एब्जॉर्ब होता है वही एमिट भी होता है। लाइक अगर एक ब्लू ऑब्जेक्ट है वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो जब हम उसे गर्म करेंगे तो उसमें से ब्लू कलर नहीं निकलेगा, बाकी सारे कलर्स एमिट होंगे, राइट? लेकिन ब्लैक बॉडी क्योंकि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो सब कुछ रेडिएट भी करेगी। तो उसकी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या इसको बोलते हैं, यानी कौन कौन सी कलर्स या कौन कौन सी वेवलेंथ वो एमिट कर रही है वो। सो देन व्हाट इज देयर, अगर हम एक ब्लैक बॉडी का ग्राफ बनाएं, अब लोग बाद में बनाना, ये वो है, क्या है ना, रेफरेंस लाइन है,
ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये वेवलेंथ और ये उसकी इंटेंसिटी, यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या है, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ एट सम टेम्परेचर T1। इस टाइप का ग्राफ मिला। इस ग्राफ की पीक इस लाइन पे है। ठीक है, यानी एट सम टेम्परेचर अगर हम ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो ये सारे रेडिएशन मिलेंगे और हर एक रेडिएशन की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। लाइक इस वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी इतनी है, इस वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी इतनी है, और ये वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम होती है। कलर्स में मैं बताऊं तो पता चलेगा कुछ पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है और कुछ पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी कम है। राइट, तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी हैव। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के ग्राफ बनाते हैं देन सबकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ा के ग्राफ बनाएंगे तो सबकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जितनी भी वेव्स हैं। ठीक है, सबकी इंटेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ सबकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जिस वेवलेंथ के पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो शिफ्ट होती जाएगी। लाइक पहले इस वेवलेंथ के पास मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, अब इसके पास है वेवलेंथ के मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर इसके पास है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और शिफ्ट हो जाएगा। राइट, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। राइट, किसका? ठीक है, at a given temperature intensity of particular wavelength increase with increase of wavelength. Become maximum for a particular wavelength and then decreases. राइट, वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई, फिर उसके बाद वेवलेंथ और ज्यादा हुई तो इंटेंसिटी कम होने लगी। राइट, with increase of temperature intensity of all wavelength increase intensity of all wavelength increase, but wavelength corresponding to maximum intensity यानी वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट towards वेवलेंथ तो राइट में शिफ्ट हो रही है ना, जो ओरिजिनल थी, बट इंटेंसिटी लेफ्ट में जा रही है। shift to
लोअर वेवलेंथ, ठीक है, राइट लेफ्ट कर लो, हाँ, शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं लैम्डा एम. लैम्डा एम इज व्हाट? द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट? एक लॉ एंड देन ओके. पता है मेरे को. आधे घंटे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये लॉ इसी ग्राफ से डेराइव होता है. टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट? According to this law, wavelength corresponding to maximum intensity is, आज किसी का तो पिटने का मन कर रहा है. Is inversely proportional to absolute temperature. Absolute temperature किसको बोलते हैं? Kelvin वाला. Absolute temperature of body. That is lambda m proportional 1 by T, or lambda m is equal to B by T, where B is Wien's constant. Yeah. Where B is Wien's constant. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना. एंड B इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 to the power minus 3. मीटर केल्विन, ठीक है. ये फॉर्मूला है जिससे हम डिफरेंट बॉडीज के टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंट बॉडीज के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये, राइट? कैसे? किसी भी स्टार से जो वेवलेंथ आ रही होती है, किसी भी स्टार से जो रेडिएशन आ रही है, उनको हम एनालाइज करते हैं. तो जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उसके हिसाब से टेम्परेचर आइडेंटिफाई होगा. हमें ये पता चल जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कौन सा है, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम वो वेवलेंथ हमें पता चल गया. वीन्स कांस्टेंट हमें मालूम है, तो टेम्परेचर पता चल जाएगा ना, राइट? सो दिस गिव्स अस द फॉर्मूला, दिस गिव्स अस टेम्परेचर ऑफ द हेवनली बॉडीज. कोई भी एक बॉडी है, राइट? कोई भी एक बॉडी है, ये कुछ एमिट करेगी, दैट इज कॉल्ड एमिशन. फिर बाहर से इस पे इंसिडेंट होगा, रेडिएशन उसके ऊपर गिरे. जो रेडिएशन उसके ऊपर गिरे वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 पार्ट में, उसमें कम ज्यादा भी हो सकता है. वन इज रिफ्लेक्टेड, समझ गए ना? वन इज एब्जॉर्ब, कुछ तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा. एंड वन इज ट्रांसमिटेड. इसमें से कुछ तीनों फिनोमिना भी हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकता है, कोई 1 भी हो सकता है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट ए क्लियर ग्लास, क्लियर ग्लास, तो रेडिएशन उसके थ्रू पास हो जाएंगे, ठीक है.
थोड़ा बहुत वो एब्जॉर्ब कर लेगा। समटाइम्स एक क्लियर ग्लास में आपको इमेज भी दिखाई देती है, वो जो इमेज दिखाई देती है थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होती है, बट व्हाट वी कैन से इफ 90% इज ट्रांसमिटिंग देन बाकी दोनों में 5% होगा। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें तो वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। परफेक्ट स्मूथ सरफेसेस की बात करें लाइक मिरर, वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली 1 2 3 एंड 4 ये 4 डिफरेंट पावर्स होती है किसी भी बॉडी की, 4 डिफरेंट पावर्स, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एमिशन? रिफ्लेक्शन में भी रेडिएशन सेम बॉडी से आ रहे हैं, ट्रांसमिशन में भी सेम बॉडी से आ रहे हैं, और एमिशन में भी सेम बॉडी से आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में जो आया उसका पार्ट वापस गया, ट्रांसमिशन में जो आया उसका पार्ट थ्रू हुआ, एमिशन बॉडी ने अपने अंदर की जो एनर्जी थी वो निकाल के बाहर थी, ठीक है। बाकी दोनों में अंदर की एनर्जी नहीं निकली, वो बाहर वाली एनर्जी पास हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये 4 डिफरेंट पावर कौन कौन सी? एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर एंड एमिसिव पावर, राइट। इसमें से एमिसिव पावर अपने सिलेबस में है, बाकी तीनों सिलेबस में नहीं है, ओके। बट हम चारों को लिखते हैं, करेक्ट। एमिसिव पावर E, ठीक है, of a body at a given temperature, is energy radiated per unit area per unit time. Energy radiated per unit area per unit time, यानी E is equal to Q energy upon area upon time. So what will be the unit? Joule. Per unit time is power. Energy per unit time is power. So power upon area, so that is watt per meter square, right? For same temperature, emissive power of black body, wherever we are writing black body, that means perfectly black body. जो perfectly black body के पैरामीटर्स हैं उनको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेम टेम्परेचर एमिसिव पावर ऑफ perfectly black body is maximum among all bodies. जितनी भी बॉडीज हैं उनमें सेम टेम्परेचर पे होगा तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की पावर मैक्सिमम होती है एमिसिव पावर। क्यों? जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो ज़्यादा एमिट भी करता है। ये एक सिंपल रूल है, दैट्स नोन एज किरचॉफ्स लॉ। जो ज़्यादा एमिट करे एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा एमिट करेगा, जो कम एब्जॉर्ब करेगा वो कम एमिट करेगा, जो चीज़ एब्जॉर्ब करेगा वही चीज़ एमिट करेगा। लाइक एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो ब्लू कलर एमिट भी नहीं करता, राइट। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, समझ में आ गया, राइट। एमिसिविटी ये एमिसिविटी क्या है? इट इज बेसिकली द रिलेटिव थिंग, रिलेटिव एमिसिव पावर, राइट, ठीक है। जैसे मान लो सेम टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर 5x है, ठीक है।
सेम टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर 5x है और किसी दूसरी बॉडी की एमिसिव पावर 3x है। ठीक है, कोई ये ब्लैक बॉडी, कोई तीसरी बॉडी की एमिसिव पावर 2x है। सो व्हाट वी से, दिस एमिशन इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस? 5x का 3x कितने परसेंट हुआ? 60%. डूब मरो तुम लोग, सही में इतना नहीं बताया जा रहा। 60% नहीं कैलकुलेट हुआ तुमसे अब तक। ठीक है, 60%। तो द एमिसिविटी ऑफ दिस बॉडी इज 60%, राइट? यानी 0.6। 60% विल बी 60 अपॉन 100, तो हाउ मच इज इट? 0.6। तो सेकेंड बॉडी की एमिसिविटी कितनी हुई? 40%। दैट इज 0.4। परसेंट कैसे निकालते हैं पता है? निकला तो है नहीं तुमसे दोनों का। जिसका निकालना है, जिससे निकालना है इंटू 100 ऐसे होता है। सही में तुमको वापस 7th क्लास भी पढ़ाओ। ठीक है, हो गया? एमिसिविटी समझ में आ गया? व्हाट आई मीन टू से कि ब्लैक सेम टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी के कितने परसेंट है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एमिसिविटी, राइट? ऑफ अ बॉडी इज रेशो ऑफ its emissive power is ratio of its emissive power to emissive power of black body at same temperature. That is, emissivity is E by E. But remember, same temperature. टेम्परेचर बढ़ता है तो एमिसिव पावर बढ़ जाती है हर एक का। तेरे कितने दिन में दर्शन हुए भाई? मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है महीना सा हो गया। कौन से ब्लू वेल्स में? नहीं, तू कौन से ब्लू वेल्स में? यही सही है। एक तो तुम लोग ऐसी किस्मत लेके पैदा हुए ना, 2 साल पहले पैदा हुए थे, कोविड में ही सब कुछ निकल जाता बिना पढ़े। इंडिया में नहीं आया अब। जल्दी छापो। जनवरी के बाद पेपर हो जाए, 11th करवा के चला गया के बाद फरवरी में 12th में तो ध्यान रखेंगे ना। जनवरी में रख लिया। चलो हो गया, राइट? नाउ absorptive power और absorptance ए। नहीं, डेफिनेशन नहीं लिख रहा बिकॉज सिलेबस में नहीं है, तो आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला सो दैट। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? कितना गिरा कितना एब्जॉर्ब हुआ। लाइक 2x अमाउंट इंसिडेंट हुआ, x अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्प्टिव पावर 50%। ठीक है, अब मैं पूछूंगा नहीं, बता ही दूंगा कितने परसेंट होता है। नहीं नहीं, रेडिएशन absorbed upon radiation incident. Radiation absorbed upon radiation incident. For perfectly black body
दिस इज 1, सब कुछ एब्जॉर्ब कर जाता है 100%. रिफ्लेक्टिंग पावर और रिफ्लेक्टेंस, सीख तो बहुत जल्दी जाते हो तुम, बस पेपर में ही पता नहीं क्या हो जाता है तुमको. रेडिएशन रिफ्लेक्टेड अपॉन रेडिएशन इंसिडेंट. अरे सुयश, कल तू वो परसों तू बंक पे था कि डैडी बंक पे थे? Mystery to be solved. Now it is solved. 45 में नहीं सोचा कुछ तो भूल गया. नहीं तो 45 पे भी ज्वाइन कर लेता. हमारी क्लास ही 30 पे शुरू हुई थी उस दिन. अरे सर एक बार तो डाउट हो गया था मेरे को कहीं टेस्ट ना ले रहे हो. मैंने 10 मिनट बाद ज्वाइन किया तो मैंने मैसेज लिखा व्हाट इज गोइंग ऑन, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया. किसको? अरे वो इन कॉल मैसेज. मैं भी घर जाके बोल रहा हूँ वो क्या खाना करके आया. फर्क कितने है? तू सोया था 45 पे उठा था, मैं सोया था तो 4-5 पे उठा था. ये छोटी छोटी डेफिनेशन समझ में आ गई ना? कितना गिरा, कितना ट्रांसमिट हुआ, है ना? राइट. फॉर एनी बॉडी व्हाटसएवर इज इट, सम इज 1. तो ROT 0 हो जाता है, ना वो रिफ्लेक्ट करेगी ना वो ट्रांसमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी. तो सारा मिला के हमेशा 1 ही रहेगा. स्टीफन्स लॉ, ठीक है? एमिसिव पावर E, that is energy radiated per unit area per unit time. मैंने पूरा डेफिनेशन दोबारा से लिख दिया ना. ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी ये जो लॉ है ये ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइंड है. ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to 4th power of absolute temperature. Absolute temperature मतलब in Kelvin of body, that is E proportional to T to the power 4, or E is equal to sigma T to the power 4. ठीक है? नोट्स में है? गुड. वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट. तू रहने दे, बोलेगा तभी सत्यानाश करेगा. एंड सिग्मा इज इक्वल टू कितना? 5.67 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4. वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है और केल्विन इसकी यूनिट होती है. हाँ, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ऐसे. ये सिंपल सा स्टीफन्स लॉ है.
ठीक है, अब ये स्टीफन ने इतना डिफाइन किया था, इसके आगे हम करेंगे। ओके, इसमें नॉर्मल बॉडी का भी देना हाँ वही तो, वो आगे हम डिफाइन करेंगे। नाउ नोट्स फर्स्ट, सर एक बार थोड़ा डेफिनेशन एक बार फिर से बताना। अभी बताता हूँ। फॉर नॉर्मल बॉडी कितना हो जाएगा, उसमें एमिसिविटी और आ जाएगा, सिग्मा टी टू द पावर 4। डेफिनेशन सेज emissive power of perfectly black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of body. ठीक है, now normal body, देखो हमने एमिसिविटी पढ़ा, तो एमिसिविटी क्या होता है, E बाई ई, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, एमिसिविटी इंटू ई, और कैपिटल E कितना, सिग्मा टी टू द पावर 4, तो आ गया ना नॉर्मल बॉडी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल बॉडी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब ये तो हो गया जो बॉडी ने एमिट किया, लेकिन हमने पढ़ा था रेडिएशन इज ए टू वे फिनोमेना, वन वे नहीं है। बॉडी एमिट करती है, साथ साथ एब्जॉर्ब भी करती है, तो ये नेट एमिशन नहीं है, ये तो उसने दिया, अभी जो लिया वो कहाँ गया। ठीक है, इफ बॉडी इज, यार तुम कहाँ लैग करते हो, ए बॉडी इज इन सराउंडिंग, ब्लर हो रही है तो उसको सही कर देते हैं। ए बॉडी इज इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर टी नॉट, अगर बॉडी के चारों तरफ सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है तो वो सराउंडिंग टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, देन नेट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, H से डिनोट करेंगे, है ना, नेट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, H इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा A, A एरिया, T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4। ठीक है, ये फॉर एनी बॉडी है। ठीक है, इसमें आगे आप यूज कर लोगे फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिसिविटी 1 हो जाता है। ओके, दिस इज द नेट हीट रेडिएटेड, इसमें एमिशन एब्जॉर्प्शन दोनों है। ठीक है, एमिशन बॉडी के अपने टेम्परेचर से, दैट इज T, और एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग टेम्परेचर से, दैट इज T नॉट। समझ गए? यहां तक कुछ पूछना है? नहीं, ये पूरा स्टीफन्स लॉ से आपको जो भी कैलकुलेट करना हो, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे वो सब कैलकुलेट करने होंगे। ओके, ना 2 लॉ नहीं, ना 2 लॉज विच आर नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो छाप लो ये। हाँ, हो गया। किरचॉफ्स लॉ, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर
of all bodies is same. ठीक है, that is E by A is constant. करेक्ट. तो इस लॉ से हमें पता चलता है जितना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उतना एमिशन भी ज्यादा होगा. दिस कंक्लूड, दो चीजें इससे कंक्लूड करेंगे जो हमें अदरवाइज जरूरत होती है फिजिक्स में. फर्स्ट, a body that absorb more ठीक है will emit more on heating. If body doesn't absorb a particular color, इसको हम वेवलेंथ लिख रहे हैं ना. If a body doesn't absorb a particular wavelength or particular color, it won't emit that wavelength on heating. हीट करने पे वाली वेवलेंथ एमिट नहीं होगी. ठीक है, ये सिंपल किरचॉफ्स लॉ. एंड लास्ट ऑफ रेडिएशन, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. हर जगह है न्यूटन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. If temperature difference between body and surrounding ठीक है, if temperature difference between body and surrounding, कुछ बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर उसका डिफरेंस इज स्मॉल, देन रेट ऑफ हीट लॉस बाय बॉडी, that is dq by dt is proportional to delta T. ठीक है, and rate of cooling of body. rate of heat loss हो गया कितना हीट पर यूनिट टाइम रेडिएट किया, और rate of cooling मतलब कितना टेम्परेचर कम हुआ पर यूनिट टाइम. दो अलग चीजें. ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, यानी दोनों टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इसमें 3 डिफरेंट टीज हैं, इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं. एक का टाइम, एक का टेम्परेचर, और तीसरे का. इसीलिए तो समझदार लोग चुपचाप बैठ के इंतजार करते हैं कि सर क्या बोलेंगे. ठीक है, राइट. ये तीनों टीज का मतलब क्या है, ये 3 टी है इसमें, इन तीनों का मतलब क्या है. ठीक है, इफ
a body cool from T1 to T2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, से 60, तुम मत लिखना, मैं एक्सप्लेन करने के लिए, 60 to 50, यानी 60 डिग्री सी था, उससे कूल हो गया 50 डिग्री सी हो गया। इफ ए बॉडी कूल फ्रॉम T1 to T2 इन सराउंडिंग ऑफ T0, ये सराउंडिंग टेम्परेचर हुआ। मान लो दिस इज 20, मान लो इन टाइम T, मान लो 5 मिनट, ठीक है। देन dt हो गया T1 माइनस T2, तो हमारी कैलकुलेशन में कितना हुआ? 10। जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 10 है ना, 60 माइनस 50। देन dt इज इक्वल टू टाइम, ये कितना हुआ? 5, मतलब मिनट में लो, सेकंड में लो, ठीक है, इसका मतलब ये है ना, राइट। एंड डेल्टा t इज T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इस केस में कितना हो गया जो हमने एग्जांपल लिया? 60 और 50 का एवरेज 55, 55 में से 20 कम किया 35। समझ में आया इन सब टीज का मतलब क्या है? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नॉट इन सब्जेक्टिव बट एमसीक्यूज में। मंजीत तो समझदार आदमी है, ये तो इधर उधर से कर लेता है, चाहे पेपर हो चाहे क्लास हो। कन्वेक्शन, चलो कन्वेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, राइट। ये पैन में पानी, नीचे आग लगाई, ठीक है, तो पानी बॉयल हो जाएगा। सिंपल प्रोसीजर, हमेशा से देखते आ रहे। कभी सोचा ऊपर से आग क्यों नहीं लगाते, नीचे ही क्यों लगाते हैं? आग उल्टी तो हो सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फ्लेम क्रिएट करनी है, नीचे को कर दो फ्लेम क्रिएट। हाँ, एक्चुअली गरम हमेशा नीचे से ही होता है। ये नहीं कि आग हम ऊपर से लगा नहीं सकते, नहीं, नीचे से ही लगानी पड़ती है तभी वो गरम होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्यों? देखो, नीचे से ये गरम हुआ, एक लेयर ले लो, सही गरम वाले ऊपर चले जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, नीचे जो गरम हुई वो हल्की हो गई, गरम होके डेंसिटी कम हो जाती है, गरम होके डेंसिटी कम हो गई, लाइटर हो गई, लाइटर हो गई तो ये ऊपर चली गई, और ऊपर से हैवी नीचे आ गई, ठीक है। नीचे गरम होके ऊपर, लाइट होके ऊपर चली गई, ऊपर से हैवी लेयर नीचे आ गई, तो एक करंट डेवलप हो गई, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, ओके। और ये अपने आप होता रहेगा, कब तक? जब तक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सी नहीं पहुंच जाएगा, और जब 100 डिग्री सी पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में हीटिंग हमेशा बॉटम से होती है और कूलिंग हमेशा टॉप से होती है, ठीक है।
जैसे कि ग्लेशियर्स, फ्रीज्ड लेक। लेक बॉटम में फ्रीज होती है, टॉप पे फ्रीज होती है? टॉप पे, क्योंकि कूलिंग टॉप से होती है नेचुरली। ठीक है, तो दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं, एक नेचुरल और एक फोर्स्ड। नेचुरल कन्वेक्शन ये नेचुरल है, हीटिंग फ्रॉम बॉटम, कूलिंग फ्रॉम टॉप। फोर्स्ड कन्वेक्शन कुछ भी कर लो, सोडे में आइस डाली, ऐसे हिलाया, दैट इज व्हाट? फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, रूम में एयर सर्कुलेशन, पंखा चला के, दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। सोचो, पंखा तो बहुत बाद में इन्वेंट हुआ ना, जब पंखा नहीं था तो वेंटिलेटर्स ऐसे होते थे, वेंटिलेशन ऐसे होता था। आज भी पुराने किलों में चले जाओ, हर जगह ठंडा मिलता है, कोई पंखा नहीं लगा होता, कितनी गर्मी हो रही हो अंदर ठंडा होता है। क्यों? और अंदर मतलब बाहर देखोगे तो हवा है नहीं, अंदर जाओगे तो कई कई जगह तो हवा इतनी तेज चल रही होती है। ठीक है, दैट इज बिकॉज एयर टनल्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, वो एयर फ्लो इतना तेज हो जाता है। पुराने जमाने में कैसे करते थे? ये बिल्डिंग है, राइट, यहां पे विंडो, यहां पे विंडो, राइट, ये विंडो, और यहां पे वेंटिलेटर। तो एयर फ्लो ऐसे होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाते हैं आजकल, तो स्टाइल में बड़ी बड़ी बनाने लगे विंडोज। ठीक है, छोटे बनाओगे तो एयर फ्लो फास्टर हो जाएगा। फ्लूइड में पढ़ा था ना, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया कम कर दो स्पीड बढ़ जाएगी एयर की। ठीक है, तो ये इसीलिए तो वहां पे छोटे छोटे वेंटिलेटर्स होते थे, जिसको हिंदी में झरोखे बोलते हैं। ठीक है, सुने? कुछ नहीं किया तुमने जिंदगी में, कुछ किया ही नहीं। ठीक है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं वेंटिलेटर्स, और नीचे विंडोज भी छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो उससे एयर फ्लो ऐसे होता है, एयर फ्लो इस टाइप से, और हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी क्या है, लो हाइट वो होते हैं, हाइट ज़्यादा होगी। हाइट ज़्यादा होने से क्या होता है, ये सन आया, सनलाइट रे इंसिडेंट हुआ, ये एयर हॉट हुई। ठीक है, तो ये हॉट एयर यहां तक पहुंचती ही नहीं है, बिकॉज दैट इज बाय कंडक्शन प्रोसेस। तो ये एयर जो हॉट हुई ये इधर से निकल गई। सो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा कूल होगा। ओके, लो हाइट मींस जैसे ये लो हाइट है तो पता चलेगा यहां तक तो एयर वैसी गर्म हो गई, कुछ वॉल से, कुछ रूफ से, वो सारी। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस है। मानसून, दैट्स रेन, दैट इज अ नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, वाई साउथ एंड नॉर्थ रेन टाइम्स आर डिफरेंट? ठीक है, साउथ और नॉर्थ में रेन टाइम्स डिफरेंट क्यों है? ठीक है, बिकॉज क्लाउड मूव कर रहे हैं। ठीक है, इट्स रीचिंग टाइम ओवर देयर। ठीक है, तो दिस देन समुद्र के पास टेम्परेचर क्यों कभी ज़्यादा नहीं होता और कम भी नहीं होता? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस, बिकॉज वाटर से, दैट इज लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, बचपन में पढ़ा होगा ना, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, चलो एक और फिनोमिना समझाता हूँ, फिर बाद में लिखेंगे। लिखने को ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, समझ लो। फ्रीजिंग ऑफ लेक, फ्रीजिंग ऑफ लेक, लेक कैसे फ्रीज होती है? ये हमारी लेक है, और फ्रीज लेक में भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जिंदा क्यों रहते हैं? ठीक है, देखो, ठीक है, हाँ, राइट, देखो, सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, -10 डिग्री सी हो गया। ठीक है, तो टॉप लेयर कूल हो गई, टॉप लेयर कूल हुई, इसकी डेंसिटी बढ़ी, ये नीचे, और नीचे से हॉट लेयर ऊपर। देन ये प्रोसेस कंटिन्यू,
कूलिंग प्रोसेस कब तक? टिल 4 डिग्री सी, क्योंकि 4 डिग्री सी पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम। अब उससे ज्यादा कूल होगा तो डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो नीचे आएगा नहीं। 4 डिग्री सी पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम। अब क्या फिनोमेना हो गया, ये लेक बॉटम पे टेम्परेचर 4 डिग्री सी, यहां पे टेम्परेचर -10 डिग्री सी। थ्रू कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा और ये फ्रीज। ये जो इंटरफेस है आइस और वाटर जहां पे कांटेक्ट में है, वहां पे टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सी। तो इस तरह से एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। टॉप पे -10, 0 एंड देन 4। अब कन्वेक्शन नहीं है, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब कंडक्टिविटी वाटर की भी बहुत लो होती है और आइस की उससे भी ज्यादा कम होती है। तो जितनी आइस फ्रीज होती जाती है उतना हीट ट्रांसफर मुश्किल होता जाता है। जितनी आइस फ्रीज होती जाएगी हीट ट्रांसफर मुश्किल होता जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट, अगर मान लो 1 सेंटीमीटर आइस को फ्रीज होने में 7 आवर्स लगे, मान लो, तो 2 सेंटीमीटर आइस को फ्रीज होने में 28 आवर्स लगेंगे। ठीक है, स्क्वायर टाइम्स। जितना थिकनेस होती जाती है उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। थिकनेस डबल तो 4 टाइम्स टाइम हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर के लिए 63 आवर्स, 9 टाइम्स ऑफ 7 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे टाइम लगता रहेगा। ठीक है, अभी वो थोड़े से डेप्थ तक पहुंची आइस फ्रीज होते होते इतने में से गर्मियां आ गई। तो नीचे बॉटम पे तो टेम्परेचर हमेशा कितना? 4 डिग्री सी, और वो मछलियों के लिए सफिशिएंट है जिंदा रहने के लिए। सो इफ यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ ए लेक इन सम विंटर, दैट्स ऑलवेज 4 डिग्री सी। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, 4 डिग्री सी है। ठीक है, नापने की कोशिश मत करना, कभी सोचो नीचे जाके नाप ले। ठीक है, फ्रीज हो जाओगे। एक बार वो क्या ऊपर पहाड़ों पे ना गंगा नदी आती है, मैं मजे में ऐसे हाथ डाल दिया, पूरा लाल हो गया एकदम से, इंस्टेंटली ऐसा हो गया कि बस अब बचा ही नहीं, हाथ है ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। आइस वाटर होता है, वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं। हो गया, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, फिर ये चैप्टर खत्म। कन्वेक्शन is the process of heat transfer by actual movement of molecules of substance from hotter zone to colder zone. ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन is possible only in gravity. अगर ग्रेविटी नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं होगा नेचुरल। क्यों? हल्के भारी का कॉन्सेप्ट तो ग्रेविटी से ही होता है ना। ग्रेविटी नहीं है तो सब वेटलेस, तो हल्का और भारी का कॉन्सेप्ट तो ग्रेविटी होगी तभी होगा। और यहाँ तो पूरा कॉन्सेप्ट ही हल्के और भारी का है। गर्म होता है, हल्का होता है, ऊपर चला गया, भारी नीचे आ गया, फिर गर्म हो गया, ऊपर चला गया, तो हल्का भारी ऊपर नीचे होते रहते, राइट। तो नेचुरल कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन ग्रेविटी। हीटिंग बाय नेचुरल कन्वेक्शन
is possible from bottom and cooling from top. राइट एक छोटा सा प्रोसेस डिस्क्राइब कर लेते हैं कैसे कैसे हीटिंग हुआ. हीटिंग बाय कन्वेक्शन. When heat is supplied to liquid from bottom, the bottommost layer heated up and become lighter. This layer move upward, leaving space for colder liquid to heat up. This way, a current called convection current. ये सब मैं explain कर चुका हूँ अभी. This way, a current called convection current is established in liquid. राइट ये छोटा सा प्रोसेस.